नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है नई जिंदगी, जो कि उर्मिला सिन्हा द्वारा रचित है। शिल्पा ने दोपहर में गेहूं अपने हाथों से साफ कर आटा पिसवाया था। फिर रोटियां किन किन कैसे हो गईं। सब्जी भी उसने बड़ी मन से बनाई थी। फिर उसमें मिर्चें कहाँ से आ गईं। शिल्पा ने जरा सा तोड़कर रोटी सब्जी चखा। मुंह का स्वाद बिगड़ गया। रोटी में कंकड़ और सब्जी कड़वी। थू थू। आज फिर सभी खाने के मेज से बिना खाए ही उठ गए। ससुर जी ने एक जलती निगाह उस पर डाली। मेहमानों के समक्ष उनकी कैसी किरकिरी हो गई थी। वह शर्म से पानी पानी हो उठी। सौरभ का गुस्सा सातवें आसमान पर था। एक सब्जी रोटी भी ढंग से पकाना नहीं आता। नानी नानी जी। वह सीढ़ियाँ फांदता ऊपरी मंजिल पर नानी के कमरे में जा पहुंचा। नानी शायद उसी का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ मुन्ना, क्यों शोर मचा रहा है? अब क्या बताऊं, कम से कम घर में कोई मेहमान आवे तब खाना तुम ही बनाया करो। वह क्या खाक पकाएगी। रोटी में कंकर और सब्जी में ढेर सारा मिर्च। जल्दी चलो, नहीं तो पिताजी और मेहमान भूखे पेट सो जाएंगे। सौरभ नानी का हाथ पकड़ खींचता नीचे ले आया। नानी गर्व से सिर ऊंचा किए रसोई में पदार्पण की और शिल्पा फ्रिज से हरी सब्जी दोबारा बनाने के लिए निकाल रही। सौरभ ने तेजी से सब्जी की डलिया उससे छीनकर नानी को थमा दिया। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें रसोई में कदम रखने की। पता नहीं क्या देखकर पिताजी तुम्हें उठा लाए थे। आज से भोजन नानी ही पकाएगी। फूहड़ों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। किंतु मैंने तो गेहूं को बड़ी मेहनत से साफ कर महरी से पिसवाया था। सब्जी भी बड़ी चाव से बनाई थी। शिल्पा बलि के बकरे की तरह मिमियाई। तब फिर यह रोटी सब्जी क्या भूत उलट पुलट कर गया? सौरभ की दहाड़ सुन वह निरुत्तर हो गई। वह कहे तो क्या और करे तो क्या। नानी ने चूल्हा चौका संभाल लिया। मेहमानों की टिप्पणियां, बाबूजी की जलती निगाहें, नानी जी की रहस्यमयी चुप्पी और सौरभ का विस्फोटक क्रोध। शिल्पा आंसू पोंछती अपने कमरे में चली गई। वह अपमान के ज्वाला में दग्ध हो रही थी। उसका दिल जानता है वह निर्दोष है, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। नानी के अभ्यस्त हाथों ने आधे घंटे में ही भोजन तैयार कर लिया। बाबूजी मेहमानों के साथ खाने की मेज पर आ डटे। उसका हृदय कसक रहा था, किंतु कान उधर ही लगे हुए थे। सम्मिलित ठहाके। किसकी बहू कितना स्वादिष्ट भोजन पकाती है। किसकी बेटी ने लजीज व्यंजनों के सहारे ही ससुराल वालों का दिल जीत लिया कि किस्से शायद उसे ही सुनाकर कहे जा रहे थे। वह मन ही मन अन किए के लिए अपमान का विष घूंट पीकर अपने आप को बेकसूर साबित करने का तरकीब ढूंढने लगी। सादी रोटी खाने वाले बाबूजी नानी के हाथों तली पूरियां कैसे मजे ले लेकर खा रहे हैं। इस समय डॉक्टर का बताया हुआ सारा परहेज तिरोहित हो गया। उसका मन खट्टा हो गया। सभी खा पीकर चले गए, शायद नानी भी। चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। शिल्पा की आंख भी लग गई थी थोड़ी देर के लिए। भूख भी जोरों की लगी हुई थी। सौरभ सौरभ कहाँ है? कमरे की बत्ती जल रही थी। दरवाजे के पट खुले हुए थे। वह पति का इंतजार करने लगी। इसी बीच घड़ी ने 1 का घंटा बजाया। शिल्पा की तंद्रा भंग हुई। ओह, सौरभ नाराज होकर नानी के कमरे में ही सोने चला गया होगा। उसे किसी ने खाने के लिए आवाज़ नहीं दी। पूछता कौन? उसने इतनी बड़ी गलती जो की थी, जिसकी सजा है भूखे पेट सोना। उसे अपनी माँ की याद आई। अगर खाली पेट कोई भी भाई बहन सो जाते तब माँ झट से कह उठती, भूखे पेट सोने वाले के लिए शरीर से चिरई बराबर मांस घट जाता है। बिना मुंह झूठा किए सोना माँ अपशकुन मानती थी और बगैर खिलाए सोने नहीं देती थी। फलता बिना कुछ खाए नींद नहीं आती थी, और यहाँ वह खाए या नहीं इसकी परवाह किसी को भी नहीं। रुके हुए आंसू पुनः आंखों के कोरों से बह निकले। रात्रि वाली घटना कोई नई बात नहीं थी। पिछले दिनों सौरभ को किसी पार्टी में जाना था। शिल्पा ने बड़े मन से पति के कपड़े धोए, इस्त्री करके हैंगर में लटका दिए। शाम को जब सौरभ कपड़े पहनने लगा तब उस पर दाग धब्बे देखकर बौखला गया। यही पहनकर पार्टी में जाऊंगा? तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। पति का चिल्लाना वाजिब था। शिल्पा हैरत में। साफ सुथरे कपड़े में दाग धब्बा कहाँ से लग गया? घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, सिर्फ वह और नानी जी। उस दिन नाराज पति को उसने बड़ी मुश्किल से दूसरे कपड़े पहनाकर विदा किया था। यह घटना भी एक पहेली बनकर रह गई। आखिर यह हो क्या रहा है? कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? विज्ञान की छात्रा अपनी ही दलील पर हंस पड़ी। एक के बाद एक कई छोटी बड़ी घटनाएं जहन में कुलबुलाने लगीं। बड़ी प्रेम से सौरभ के लिए खीर बनाती है, फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखती है। शाम को जब पति के समक्ष परोसती है, उसमें मरा हुआ तिलचट्टा मिलता है। सौरभ की भूख गायब हो जाती है और वह तिलमिलाकर रह जाता है। वह बड़ी जतन से सच संवर कर पति के साथ पिक्चर के लिए निकलने वाली है। उसी समय नानी जी के पेट में असहनीय पीड़ा हो उठती है। पति पत्नी जी जान से उनकी सेवा में लग जाते हैं।
पिक्चर का समय निकल जाने पर धीरे धीरे नानी सामान्य हो जाती हैं, किंतु सौरभ को अपने पास से उठने नहीं देती। पिछले रविवार को शिल्पा बाबूजी के कमरे की सफाई कर उनकी चीज़ें करीने से संभाल कर मन ही मन बेहद प्रसन्न थी। आज बाबूजी अवश्य ही उसे हृदय से आशीष देंगे। वह रसोई में चाय की तैयारी कर रही थी। उसी समय बाबूजी हाथ में टेबल घड़ी लिए चिल्ला पड़े, मेरे कमरे की सफाई किसने की? उनके मनोभावों से अनजान शिल्पा उत्साहित हो बोल पड़ी, मैंने बाबूजी। इस घड़ी को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह घड़ी सौरभ की माँ की निशानी है। बाबूजी क्रोध से थर-थर काँप रहे थे। उनके विस्फोटक क्रोध के आगे शिल्पा का निर्दोष भोलापन फीका पड़ गया था। वह सिर झुकाए चुपचाप सुनती रही, अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कह पाई। उसी वक्त सौरभ भी ऑफिस से आ पहुंचा और शिल्पा को खरी खोटी सुनाने लगा। शिल्पा स्तब्ध, उसने घड़ी को पोंछकर टेबल पर रख दिया था। फिर वह टूटी कैसे? ऐसे मौक़ों पर नानी एकदम चुप्पी साध लेती या धीरे से कुछ टुसक देती, उसका भला मन आहत हो जाता। शिल्पा का आत्मविश्वास डोलने लगा था। इस प्रकार की घटनाओं का आपस में तारतम्य बैठाती वह गहरी सोच में डूब गई। अपनी कार्यकुशलता का विपरीत परिणाम देख वह कुंठित होने लगी। खैर, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। शिल्पा बेहद तत्परता से भोजन बनाने में जुटी है। आज वह सारी शिकायतें दूर कर देगी। आखिर उसने पाक कला में विशिष्टता हासिल की है। आज वह बाबूजी और सौरभ का दिल जीत कर रहेगी। कुछ काम है बहू? नानी की मिश्री घुले बोल पर वह चौंक उठी। नहीं नानी जी, मैं सब संभाल लूँगी, उसने विश्वासपूर्वक कहा। बस भोजन तैयार है। वह खुश थी। जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, थक गई होगी। मैं भी जा रही हूँ अपने कमरे में, ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। नानी कमर पर हाथ रख चली गई। जी नानी जी। शिल्पा सभी खाद्य सामग्रियों को ढककर फ्रेश होने अपने कमरे में आ गई। आज वह बाप बेटे के चेहरे पर खुशी देना चाहती थी। सभी व्यंजनों को चख कर उसने देख लिया था, क्योंकि ऐसे ही मौक़ों पर अक्सर उसकी भद्द पिट जाती है और वह हंसी की पात्रा बनकर रह जाती थी। उसने पति के पसंद के पीले फूलों वाली साड़ी पहनी। पीला रंग तुम्हारे चंपई रंग पर खूब खिलता है, जैसे कनेर के फूल। शिल्पा अपने लंबे बालों को जूड़े की शक्ल दे रही थी कि रसोई से बर्तन गिरने की झंझनाहट एवं नानी तथा सौरभ की गिलपिल सुनकर रसोई की ओर भागी। आज फिर उसकी खैर नहीं। रसोई के चौखट पर उसके पांव ठिठक गए। सब्जी का डोंगा जमीन पर औंधा पड़ा था। सौरभ आश्चर्यचकित नानी को तैयार भोजन में अपने हाथों से भर भर मुट्ठी नमक मिर्च मिलाते देख रहा था। नानी, यह क्या कर रही हो? अचानक चोरी पकड़े जाने से नानी का संतुलन बिगड़ गया। नमक मिर्च पाउडर का डब्बा दूर जा छिटका। नानी, यह नीचता तुम करती हो और हम जलील करते हैं शिल्पा को। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने, मेरी शिल्पा ने? सौरभ दुखी हो बोला। इस घर में शिल्पा राज करे यह मुझे बर्दाश्त नहीं। राज खुलते ही नानी अपनी असलियत पर आ गई थी। शोरगुल सुन बाबूजी भी आ गए। उनकी अनुभवी आंखों ने पल भर में सारा माजरा समझ लिया। शिल्पा और उसके घर वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सौरभ दुखी हो गया। नानी की करतूतें सुन बाबूजी ने ग्लानि से सिर झुका लिया। जिसे उन्होंने सड़क से उठाकर पनाह दी, उसी ने उनके साथ गद्दारी की। इतना घिनौना खेल खेला। नानी एक निराश्रित बाल विधवा थी, जिसे सौरभ के मां की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात उसकी उजड़ी गृहस्थी और सौरभ के देखभाल के लिए किसी ने उनका नाम सुझाया। वह सौरभ की नानी की हम उम्र थी, अतः सौरभ उन्हें नानी कहता था। वे पूरे घर की नानी बन बैठी। घर गृहस्थी से उदासीन बाबूजी ने अपने इकलौते बेटे के साथ घर गृहस्थी भी नानी के हाथों सौंप कर निश्चित हो गए। बाप बेटे उनकी बहुत इज्जत करते थे। बाबूजी शिल्पा से आंखों मिलाने में भी लज्जा महसूस करने लगे, अतः बाप बेटे ने उनकी इस कुकृत्य पर उन्हें घर से निकालने का फैसला किया। नानी एक एक कर अपनी गुनाहें कबूलती गई। शिल्पा पर लगे मिथ्या आरोपों का बादल छट चुका था। उसके निष्पाप व्यक्तित्व की धवल चांदनी छिटकी हुई थी। उसने धैर्य से परिस्थितियों का सामना किया और अंततः विजयी रही। नानी बुझे मन से जाने की तैयारी कर रही थी। उनके मुरझाए मुख को देखकर पल भर के लिए शिल्पा को खुशी हुई। अंततः उसे सताने की सजा कसूरवार को मिली। नानी, कहाँ जाइएगा? शिल्पा पूछ बैठी। कहाँ जाऊंगी? मुझ पापिन को कहाँ जगह मिलेगी? किसी कुएं तालाब में डूब पड़ूंगी या रेल पटरी पर? नानी सिसकने लगी। अच्छा नानी, अब तो आप जा ही रही हैं। सच सच बताइएगा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल खेला? नानी शिल्पा के सीधे सवाल को टाल ना सकी। फपक पड़ी। तुम्हारे आने के पहले इस घर पर मेरा एक छत्र राज था।
सौरभ को मैंने बड़े जतन से पाला था। मैं बाल विधवा, दाने दाने को मोहताज, चारों ओर से दुत्कार, सभी के लिए मैं बोझ थी। वही सौरभ नानी नानी करता मेरे आगे पीछे घूमता। उसके भोलेपन और बाबूजी के विशिष्ट व्यक्तित्व ने मुझे नवजीवन दिया। तुम्हारे आने पर बाबूजी और सौरभ का तुम्हारे प्रति लगाव देख मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अधिकारों पर डाका डाला हो। उनका मन तुमसे फिर जाए, मेरा वर्चस्व पहले की तरह इस घर में कायम रहे, यही मेरी आशा थी। मैं अपने स्वार्थ में सही गलत भूल चुकी थी। नानी रोते रोते अपनी करतूतें गिनाने लगी। आपको गलती का एहसास है? क्यों नहीं? मैं भी कैसी मूर्ख थी, जिस थाली में खाया उसी में छेद करने लगी। नानी सिसकने लगी। नानी तुम अभी तक गई नहीं? सौरभ का तेज स्वर सुन नानी जाने लगी। शिल्पा ने मन ही मन कुछ फैसला किया। नानी कहीं नहीं जाएंगी। माना कि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, किंतु उन्हें अपनी गलती का एहसास है। दिलों के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। मैं आपकी बहू बनकर आई हूँ, प्रतिद्वंदी नहीं। आपका इस घर में वही स्थान रहेगा जो था। मैं गृहस्थी कार्य में कच्ची हूँ, मुझे आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। बाबूजी और सौरभ चुप। बाबूजी, एक आग्रह है, यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो नानी जी जैसे बेसहारों को कोई भी सहारा नहीं देगा। कोई किसी की मदद अपने घर की सुख शांति दांव पर लगाकर नहीं करेगा। शिल्पा के उदार हृदय के समक्ष नानी, बाबूजी, सौरभ नतमस्तक थे। उसने नानी जी और रिश्तों को नई जिंदगी जो दी थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।